हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल जो हम लोगों ने करंट अफेयर का सेक्शन किया था उसी के आगे आज जो है चालू करते हैं बिना देरी किए हुए क्लास को। चलिए देखते क्या है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का नवा संस्करण है। ठीक है, इस रिपोर्ट को 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों के 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2 पृथक गतिविधियों वीवाक्स राष्ट्रीय नियोजनीता परीक्षण एवं इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समामेलन है। ठीक है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 वीवाक्स, पीपुल स्ट्रांग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद MSDE, सनस्टोन एड्यूसिटी ASAP, केरल तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भी सहयोग किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2021 के 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं IT, फार्मा तथा इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्रों में शीर्ष पर हैं। ठीक है, उच्चतम नियोजनीयता मतलब हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ठीक है, उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 शहर कौन से हैं? अगर जो स्टेट में शहर देखा जाए तो फिर पुणे है, लखनऊ है, त्रिवेंद्रम है, कोलकाता है और बेंगलुरु। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% पुरुषों एवं 33% महिलाओं का योगदान रहा है। वर्ष 2020 में महिलाओं की नियोजनीयता 47%, वर्ष 21 में 41.25% तथा 2022 में 51.44% दर्ज की गई। ठीक है, आगे क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना के तहत जल आधिक्य केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। मतलब कि जो है केन नदी जो है उसमें हमेशा पानी बना रहता है, इसमें कभी सूखा नहीं होता है, और बेतवा नदी सूख जाती है। इसकी वजह से जो भी केन का जो सरप्लस वाटर है उसको जो है बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ये दोनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। परियोजना के तहत छतरपुर जिला, छतरपुर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित दौधन गांव के में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। जल को एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। ठीक है, लगभग 62 लाख की आबादी हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन इससे जो है होगा। ठीक है, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। मध्य प्रदेश के कौन से हैं? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेना। ठीक है,
केन एवं बेतवा नदी। केन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से? कटनी जिला मध्य प्रदेश स्थित अहिरगावन गांव है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में तथा 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश स्थित बारखेड़ा गांव है। ठीक है। आगे क्या है? भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ हो गया है। मकरंद देउस्कर भोपाल के तथा हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर्स के पास देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थों, जिला बदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन एवं होटल बार लाइसेंस आदि प्रकरणों में सीधी कार्रवाई करने का इनके पास अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा 107, 116, 144, 145 का क्रियान्वयन पुलिस कमिश्नर कर सकेंगे। ठीक है। पुलिस प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निम्नलिखित कानूनों के तहत शक्तियां प्राप्त होंगी। पुलिस अधिनियम 1861, बंदी अधिनियम 1900, विष अधिनियम 1919, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, आधिकारिक व गोपनीयता अधिनियम 1926। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। कहाँ कहाँ पे? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर में। ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना, इसके बारे में देखते हैं क्या है। दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्लूम एनर्जी के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के साथ गठबंधन की घोषणा की। यह गठबंधन एनटीपीसी सिमहाद्री आंध्र प्रदेश स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना हेतु किया गया है। इसके तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइजर तथा हाइड्रोजन चलित ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया है। परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ठीक है। यह 240 किलोवाट का ठोस ऑक्साइड एवं उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइजर होगा। तत्पश्चात 50 किलोवाट की ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है। इस कार्बन उदासीन विद्युत से सिमहाद्री स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक होगी। यह परियोजना वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2019, इसके बारे में देखते हैं कि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 क्या है। 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को पारित कर दिया, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का रास्ता तैयार हो गया है। ध्यातव्य है कि बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को लोकसभा में 2 अगस्त 2019 को ही पारित कर दिया गया था। 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक जो है क्या बन गया? अधिनियम। ठीक है। बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रख रखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा, ताकि बांध के विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जा सके। ठीक है। अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकायों तथा
यथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, ये क्या है? केंद्रीय जल आयोग CWC के अधीन केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन CDSO सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जून 2019 में तैयार किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर 2019 के अनुसार भारत 5745 बड़े बांधों, निर्माणाधीन बांध इसमें जो है वो भी जो है शामिल है। ठीक है, के संचालन के साथ विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व की दृष्टि से चीन एवं अमेरिका के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इनमें से अधिकतर बड़े बांध महाराष्ट्र 2394, मध्य प्रदेश 906 और गुजरात 632 में हैं। ठीक है, पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। UNWTO की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य मैड्रिड, स्पेन में आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा प्रदान किया गया। UNWTO द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का पोचमपल्ली गांव भी शामिल है। ठीक है, पोचमपल्ली कहाँ पे है? तेलंगाना के नलकोंडा जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है बहुत याद कर लीजिएगा कि जो है पोचमपल्ली को किस नाम से जाना था? भारत का सिल्क शहर जो है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया जो है, इसको पोचमपल्ली को जाना जाता है। इन साड़ियों को इकत नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। पोचमपल्ली की इकत शैली को वर्ष 2004 में भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग जो है प्राप्त हुआ था। पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का जो है शुरुआत किया था। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालक बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार की एक परियोजना को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2021 के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 श्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ये 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? उत्कृष्टता अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, सतत विकास हेतु विशेष पहचान, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग्स में भारत की स्थिति में सुधार करना है। ठीक है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। MPI के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक MPI का प्रकाशन करने वाले एजेंसियों यथा OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा UNDP के साथ समन्वय करने हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की उनके निष्पादन के आधार पर रैंकिंग तैयार करने का उत्तरदायित्व भी नीति आयोग का ही है। ठीक है, राष्ट्रीय MPI विकसित करने के अंतर मंत्रालयी इंटरमिनिस्ट्रियल प्रयास को सांस्थानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने MPICC
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है, जिसमें 12 मंत्रालय एवं विभाग शामिल हैं। प्रथम राष्ट्रीय एमपीआई बेसलाइन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों कौन कौन से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। इसमें 10 संकेतक तो वही हैं जो वैश्विक एमपीआई मॉडल में शामिल हैं। साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतकों प्रसव पूर्व देखभाल एवं बैंक खाता को भी जगह दी गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय एमपीआई के अनुसार भारत की 25.1% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशन। ठीक है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय और जो है 5वीं रैंक और किसको मिली है? असम को। मतलब ये जो है ज्वाइंट इनको रैंक प्रदान किया गया है, असम और मेघालय को। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला, मतलब इसकी प्रतिशतता क्या है? 0.71% वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से दादरा एवं नगर हवेली 27.36% में बहुआयामी गरीब जनसंख्या सर्वाधिक, जबकि पुदुचेरी 1.72% में सबसे कम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। उत्तर प्रदेश का एमपीआई स्कोर कितना है? 0.18 है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, खीरी और गोंडा। और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और झांसी। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। एसडीजी शहरी सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021-22 स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी का एक साधन है। इसे नीति आयोग द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इस सूचकांक की रूपरेखा में 56 यूएलबीज एवं 77 संकेतक शामिल हैं। ये 77 संकेतक 15 एसडीजीज एवं 46 एसडीजी उप लक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 21-22 अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 21-22 जारी किया। यह सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GIZ तथा BMZ द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मध्य समन्वय का परिणाम है। इस सूचकांक में शिमला को प्रथम, कोयम्बटूर को द्वितीय, जबकि चंडीगढ़ एवं तिरुवनंतपुरम को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 उत्तर प्रदेश के शहरों की स्थिति क्या क्या है ये देख लेते हैं। लखनऊ को 36वीं रैंक मिली है, कानपुर को 38वीं रैंक है, गाजियाबाद 41वें रैंक पे है, प्रयागराज 42, वाराणसी 46वीं रैंक पे है, आगरा 49वें रैंक पे है और जो है मेरठ जो है इसको 55वीं रैंक मिली है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित
शहरी क्षेत्रों के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण श्रृंखला का 6वां संस्करण है। ठीक है, इस वर्ष केंद्र द्वारा पुरस्कारों की नई श्रेणी की भी घोषणा की गई है, जिसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान। इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ होंगी। कौन कौन सी श्रेणियाँ वो भी देख लेते हैं। दिव्य प्लेटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज, आरोही एस्पायरिंग। एस्पायरिंग मतलब आकांक्षी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 28 दिनों तक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 4320 शहरों 62 कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल में संचालित किया गया। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 6ठा संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा के किनारे बसे 91 गंगा नगरों को भी शामिल किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में पर लगातार 5वीं को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कौन कौन सी है। सबसे ज़्यादा स्वच्छ इंदौर पहली रैंक है इसकी, दूसरे पे सूरत गुजरात, तीसरा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, चौथा नवी मुंबई महाराष्ट्र, पांचवा पुणे महाराष्ट्र, छठा रायपुर छत्तीसगढ़, सातवां भोपाल मध्य प्रदेश, आठवां वडोदरा गुजरात, नौवां विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और 10वां क्या है अहमदाबाद गुजरात। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें लखनऊ को कौन सा 12वां स्थान और गाजियाबाद को 18वां ने अपनी जगह बनाई है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कानपुर उत्तर प्रदेश का 21वां, आगरा 24वां, प्रयागराज 26वां, मेरठ 27वां तथा वाराणसी का 30वां स्थान है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में वीटा सांगली महाराष्ट्र को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य 100 स्थानीय निकायों से कम। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा है झारखंड, दूसरा हरियाणा, तीसरा गोवा, चौथा उत्तराखंड, 5वां हिमाचल प्रदेश। शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य 100 स्थानीय निकायों से अधिक जो हैं, पहले में छत्तीसगढ़ है, दूसरे रैंक पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे गुजरात, 5वां कौन सा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है 6ठा स्थान है। ठीक है, गंगा नगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों, गंगा नदी के किनारे बसे नगर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्थान पर क्रमशः मुंगेर बिहार, पटना बिहार तथा कानपुर उत्तर प्रदेश शामिल हैं इसमें। ठीक है, 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कन्नौज प्रथम स्थान पर तथा बिजनौर दूसरे स्थान पर है। नई प्रदर्शन श्रेणी प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 5 शहरों यथा तिरुपति आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली दिल्ली, सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश तथा नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों नोएडा, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ एवं वाराणसी सहित कुल 151 शहर शामिल हैं। कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल 20 नवंबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों के परिणामों की घोषणा की गई। कुल 9 शहरों यथा कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा तथा पाटन को 5 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है, जबकि 143 शहरों को 3 स्टार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती नवंबर 2021 में घोषित सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के परिणामों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश को प्रथम, जबकि नवी मुंबई महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य रैंक 1 घोषित किया गया। सफाई मित्र
सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 6ठा स्थान है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये, तो इसको जो है देखते हैं क्या है। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करबल खीरी जिला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक्सप्रेसवे के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति की है। ठीक है, ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 340.824 किलोमीटर, लगभग जो है 341 किलोमीटर है। ठीक है, इसके साथ ही यह वर्तमान में परिचालित मतलब जो है ऑपरेशनल देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड नेशनल हाईवे 731 स्थित चांद सराय गांव से प्रारंभ होता है, जबकि गाजीपुर जिले में स्थित हैदरिया गांव में समाप्त होता है। स्पष्ट है कि यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने वाले 9 जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर हैं। ठीक है, यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में पूरे भार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है। इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन परिस्थितियों में लैंड कर सकेंगे एवं यहां से उड़ान भर सकेंगे। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग या टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। उल्लेखनीय है कि यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा के निकट एवं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्नाव के निकट पर भी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का इसका जो है पूरा एक शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 593.947 किलोमीटर, लगभग 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव नेशनल हाईवे 334 से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जूडापुर दांडू गांव पर समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसके निर्माण की नोडल एजेंसी है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों कौन कौन से हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। कितनी? 3.5 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अनुमानित लागत 36,200 करोड़ रुपये भूमि लागत सहित है। पूर्ण रूप से निर्मित होने के पश्चात गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर जो है नेक्स्ट क्लास कल होगी। ठीक है, थैंक यू।